हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फाइनली इतने दिनों के बाद मैं वापस आ गई। थैंक यू सो मच वेट करने के लिए। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी शेयर करूंगी जिसका नाम है अ मदर्स कर्स और अ मदर्स ब्लेसिंग। ये स्टोरी हमारी एक सब्सक्राइबर मिस्टी ने सजेस्ट करी है। थैंक यू सो मच मिस्टी, ये स्टोरी बहुत ही प्यारी है और आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए। ये भी एक ओमेगा वर्सेस स्टोरी है। इसमें टॉप हमारा लान वांगजी और बॉटम वेवुशियान है। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि लैन एल्डर्स लान वांगजी की अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, लेकिन वांगजी अभी शादी नहीं करना चाहता है। शादी से बचने के लिए वो अपने ऊपर ही कर्ज ले लेता है और अब उसके ऊपर से कर्ज तभी हटेगा जब वो अपने सोलमेट से मिलेगा। लेट्स सी कि वांगजी ने अपने ऊपर कौन सा कर्ज लिया है और क्या वो अपने सोलमेट से मिलेगा या नहीं। स्टोरी स्टार्ट होती है शिचिन की शादी फिक्स होने के बाद। सब लोग वांगजी के पीछे पड़ गए थे। एल्डर्स अब उसकी भी अरेंज मैरिज फिक्स करना चाहते थे। शिचिन की तरह वो उसकी भी प्रेफरेंस पूछ रहे थे कि क्या उसे कोई बीटा वुमेन पसंद है या फिर कोई ओमेगा चलेगा या कोई कॉमन पर्सन या कोई कल्टिवेटर। उसे मैरिज के लिए कैसी लड़की चाहिए, उसके बाल कैसे होने चाहिए, आंखों का कलर कैसा होना चाहिए और ऐसे ही न जाने कितने सवाल वो उससे पूछ रहे थे। लेकिन वांगजी वो शादी नहीं करना चाहता है। वो अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। शिचिन उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है, वांगजी ऐसा तो नहीं है ना कि वो कल ही तुम्हारी शादी करा देंगे। वो बस तुमसे तुम्हारी प्रेफरेंस पूछ रहे हैं कि तुम्हें कैसा पर्सन पसंद है। और पहले तो मेरी शादी होगी ना, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। वांगजी ने अपने भाई को देखकर कहा, ब्रदर ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। शिचिन ने शाई करके वांगजी के कंधे पर पैड किया। वो कहता है, वांगजी ऐसा तो हो नहीं सकता है कि तुम्हें कोई भी पसंद ना हो। कोई तो होगा जिसे तुम अपना कल्टीवेशन पार्टनर बनाना चाहते होंगे। ये सुनकर वांगजी दूसरी तरफ देखने लगा। उसके ईयर हीट हो रहे थे। बहुत मुश्किल से उसने अपने भाई से कहा, मुझे लड़के पसंद हैं। वांगजी का जवाब सुनकर शिचिन थोड़ा सरप्राइज हो गया, लेकिन फिर उसने उसके कंधे को स्क्वीज़ करके कहा, मैं एल्डर को इस बारे में बताऊंगा ताकि वो किसी रिस्पेक्टेड फैमिली से तुम्हारे लिए कोई मेल ओमेगा ही ढूंढे। ये सुनकर वांगजी ने अपनी स्लीव्स के नीचे अपने हाथों की मुट्ठियाँ टाइटली कस ली, क्योंकि वो सभी रेप्यूटेड फैमिली के बैचलर मेल ओमेगाओं को जानता है। ऐसे ओमेगा बहुत ही कम हैं जिनको कि एल्डर एक्सेप्ट करेंगे। वैसे लान वांगजी का यही प्लान है, क्योंकि वो जानता है ओमेगा इतने कम हैं, एल्डर्स को टाइम लगेगा उसके लिए एक अच्छा और सूटेबल पार्टनर ढूंढने के लिए। आसानी तो उन्हें फीमेल बीटा और ओमेगाओं को ढूंढने में होती, जिनको वांगजी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फिर वो कहता है, वैसे ब्रदर मुझे ज़्यादा खुशी तब होती जब अरेंज मैरिज की जगह मुझे अपना सोलमेट खुद से चुनने का मौका मिलता। शिचिन का चेहरा उतर गया था। वो सॉफ्टली कहता है, वांगजी तुम जानते हो ना, ऐसा नहीं हो सकता है। एल्डर हमें कभी भी अपना पार्टनर खुद से चुनने की परमिशन नहीं देंगे। हमारे पेरेंट्स की शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वांगजी कहता है, इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं शादी ही ना करूं। शिचिन कहता है, वांगजी तुम जानते हो ये इम्पॉसिबल है। इस बात पर वांगजी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। उसे भी पता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक होप है कि शायद उसे मौका मिल जाए ताकि वो अपना पार्टनर खुद से चुन सके। शिचिन ने शाई किया। वो उसके कंधे से हाथ हटाकर कहता है, वांगजी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। मैं एल्डर को बता दूंगा कि तुम क्या प्रेफर करते हो ताकि वो तुम्हारे लिए एक सूटेबल मेल ओमेगा ढूंढ सके। अपने भाई की बात सुनकर वांगजी ने नोट किया, लेकिन उसे देख के लग नहीं रहा था कि वो शिचिन से अग्री है। शिचिन को भी कुछ समझ नहीं आया। शिचिन की मैरिज भी एक मेल ओमेगा से फिक्स हुई है, जो कि जिशान के वेन सेक्ट के सेक्ट लीडर का भाई है। शिचिन को बताया गया है कि वो एक स्वीट सा बॉय है। जब शिचिन की शादी फिक्स हुई थी तो उसे ज़्यादा बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वो उतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं है जितना वांगजी है। और ऐसा लग रहा है जैसे उसे वो सारी कहानियाँ याद ही नहीं है जो उसकी मदर ने उसे सुनाई है। वो शायद अपनी माँ की आंखों की उस सैडनेस को भूल गया है
जब वो उन्हें बताया करती थी कि उनके फादर से प्यार करने के लिए उन्हें कितना ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगा था। लेकिन वांग जी वो ऐसी शादी नहीं करना चाहता है जो कि प्यार पर बेस्ड ना हो। वो किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करते करते बड़ा हुआ हो, या जिससे वो ऑलरेडी प्यार करता हो, जिसकी वो डीपली केयर करता हो। धीरे धीरे महीने बीत रहे थे। एल्डर्स वांग जी के लिए एक सूटेबल स्पाउस ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब तो वांग जी को भी लगने लग गया था कि उसे ये मैटर खुद ही अपने हाथों में लेना पड़ेगा। अपने लिए एक अच्छा पार्टनर खुद ही ढूंढना पड़ेगा। किसी स्ट्रेंजर से शादी करने से तो यही अच्छा है। एक दिन वांग जी इल्यूजन स्पेल की मदद से लाइब्रेरी के फॉरबिडन सेक्शन में घुस गया। वो वहाँ पर कुछ सर्च कर रहा था। वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो क्या करे, एल्डर्स ने उसके पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है। वो तो बिल्कुल अपना मन बनाकर बैठे हैं कि इस साल के ख़त्म होने तक वो वांग जी के लिए कोई सूटेबल मैच ढूंढ ही लेंगे और उसकी शादी करा ही देंगे, चाहे उसका मन हो या फिर नहीं। और वांग जी का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि वो कुछ ना कुछ तो करे अपने लिए। लाइब्रेरी के फॉरबिडन सेक्शन में वांग जी को उस चीज़ को ढूंढने में बहुत दिन लग गए। अनफॉर्चुनेटली उसे जो मिला है वो एक कर्स है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये कर्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एल्डर्स को भी इसे तोड़ने में टाइम लगने वाला है। उसने जल्दी से उस कर्स को नोट किया और उसके बाद वो वापस अपनी जिंदगी में आ गया। देर रात तक वो उसी कर्स पर काम करता रहा। उसने अपने लिए एक तालिस्मान बना लिया था। फिर उसने सोचा कि कुछ और करना होगा तो वो सुबह कर लेगा, इसलिए वो रात को सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी ने नाश्ता करने के बाद उस तालिस्मान को देखा और उसे फिर से रिव्यू किया। उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना था तो वो उसने किया। सुबह सुबह वांग जी थोड़ा नर्वस था, लेकिन वो डिटरमाइन भी है। जब एल्डर्स उसकी बात ही नहीं सुन रहे तो वो भी क्यों उनकी बात सुने। उसने एक बार फिर से उस तालिस्मान को देखा और उसके बाद उसे अपनी चेस्ट पर लगाकर एक्टिवेट किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये देखकर भी वांग जी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। उसने उस तालिस्मान को फिर से देखा। हर चीज़ उसने अच्छे से देखी कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। अच्छे से देखने के बाद उसने एक बार फिर से ट्राई किया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। अब तो वांग जी भी डर गया था। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने वो सारे तालिस्मान उठाए और वो जिंगशी से बाहर आ गया। वो पीछे के रास्ते जेंटियन हाउस जा रहा था, वो रास्ता जहाँ पर वो बचपन से आ जा रहा है। वुडन गेट के सामने वो अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने बो किया। वो धीरे से विस्पर करके कहता है, आ नियांग, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। उसे पता है कि वो उसकी बात सुन लेगी। थोड़ी देर तो बिल्कुल शांति रही, लेकिन फिर धीरे से एक सॉफ्ट सी आवाज़ आई, लानजान, क्या बात है? अपनी माँ को बताओ, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? ये मैडम लैन है, वांग जी की मदर। वो पूरी तरीके से ह्यूमन नहीं है। वो एक फॉक्स स्पिरिट है, 5 टेल्स फॉक्स। क्योंकि मैडम लैन एक फॉक्स स्पिरिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बेटे भी फॉक्स हैं। उनका पहला बेटा लान हुआन जब पैदा हुआ था तो वो पूरी तरीके से ह्यूमन था। ये देखकर तो एल्डर्स ने राहत की सांस ली थी, लेकिन जब उनका दूसरा बेटा लानजान पैदा हुआ था तो सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि वो एक फॉक्स स्पिरिट है उनकी तरह। सब लोगों को लगा कि ये मैडम लैन का एक कर्स है जो उनके सेक्ट में फैल गया है। जब वांग जी बहुत छोटा था तो उसके फॉक्स टेल और उसके ईयर को देखकर लैन एल्डर यही कहते थे कि वो शापित है और अब उसे कैसे वो सारी दुनिया से बचा कर रखेंगे। और वो गॉड को इस बात के लिए थैंक्स करते थे कि वांग जी की तरह शिचन फॉक्स स्पिरिट पैदा नहीं हुआ, वरना वो क्या करते। अब क्योंकि वांग जी एक फॉक्स स्पिरिट था और वो सबसे अलग था, इसलिए हर महीने उसे अपनी माँ के पास रहने के लिए एक एक्स्ट्रा दिन मिलता था। मैडम लैन को भी ये कंडीशन दी गई थी कि वो वांग जी को सिर्फ इस मैजिक को कंट्रोल करना सिखाएंगी। वो उसे बताएंगी कि कैसे उसे अपने कान और अपनी पूंछ को छुपाना है। ऑफ कोर्स मैडम लैन इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ सिखाती थी। वो उसे सिर्फ एक तरीके का मैजिक नहीं सिखाती थी, बल्कि वो उसे हर तरीके के मैजिक पर मास्टरी करना सिखाती थी।
वो उसे सिखाती थी कि इल्यूजन कैसे पैदा करना है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कैसे अपनी जी एनर्जी और अपनी कल्टीवेशन एनर्जी को बैलेंस करना है ताकि वो एक अच्छा कल्टीवेटर बन सके। वांग जी भी इस एक्स्ट्रा डे को अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था क्योंकि वो उसे नई नई चीज़ें सिखाती थी, नई नई स्किल्स कल्टीवेट करना सिखाती थी। लान हुआन तो इस बात से बहुत जलता था कि क्यों उसके भाई को उसकी माँ के पास एक एक्स्ट्रा दिन रहना पड़ता है और उसे वो दिन नहीं मिलता है। इस चीज़ की वजह से दोनों भाई आपस में लड़ने भी लग जाते थे। वांग जी को तो समझ ही नहीं आता था कि क्यों उसके ब्रदर उससे इतनी नफरत करते हैं, इसलिए वो खुद ही शिचिन से दूर रहने लग गया था। लेकिन एक दिन जब शिचिन अपने अंकल के साथ शी टाउन गया तब उसे पता चला कि वांग जी को क्यों एक्स्ट्रा दिन दिया जाता है उसकी मदर के साथ रहने के लिए। वांग जी जब बहुत ज़्यादा थक जाता है और जब भी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तब भी वो अपनी टेल और अपने ईयर को छुपा नहीं पाता है। जब उस दिन शे टाउन में वांग जी को ये पता चला कि वहाँ पर रहने वाले लोग अपने घरों के आसपास रहने वाले रैबिट्स को मारकर खा जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। लैन हुआन और उसके अंकल कुछ सामान खरीदने के लिए उससे थोड़ी दूर थे। जब उन्होंने वांग जी को रोना सुना तो वो उसके पास आने लग गई, लेकिन तभी उन्होंने एक पर्सन की चिल्लाने की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, ये लड़का तो एक फॉक्स स्पिरिट है, इसने हमें कर्स करने के लिए गूसू लैंड में एक बच्चे के रूप में जन्म लिया है। जब हुआन ने वांग जी का रोना सुना तो वो उसके पास चला गया। उसने देखा कि वो आदमी वांग जी को मार रहा था। अपने भाई को ऐसे देखकर लान हुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने सारे रूल्स भूल गया, जो भी लेसन्स उसने सीखे थे वो सब कुछ भूल गया और वो उस पर्सन पर चढ़ गया और उसे मारने लगा। उसने उसका हाथ ज़ोर से बाइट किया जिससे खून निकलने लग गया था। वो आदमी दर्द में ज़ोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में लेंचिरन भी वहाँ पर आ गया था। जब उसने देखा कि उस पर्सन के हाथ से खून बह रहा है तो उसने उसे सिक्कों की एक पोटली दे दी और वो उससे कहता है, तुम यहाँ से जाओ, गूसू लेन ये सब कुछ देख लेगा। उसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला गया। लेंचिरन ने वांग जी और शीचेन दोनों को उठाया। वो उन दोनों को शी टाउन से वापस लेकर आने लग गया था। अब तो शीचेन भी रोने लग गया। वो सिसकियाँ ले रहा था। जैसे तैसे वो कहता है, अंकल, उस आदमी ने अजान को चोट क्यों पहुंचाई? उस दिन लेंचरन ने उसे समझाया था कि किस तरीके से लानजान बाकी सब लोगों से अलग है। उसमें उसकी माँ की क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं, इसलिए शायद वो लोग उससे डर गए होंगे। वांग जी अपनी माँ के पास इसलिए ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि उसे वहाँ पर मस्ती करनी होती है, बल्कि उसे कुछ ज़रूरी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, इसलिए वो वहाँ ज़्यादा जाता है। शीचन कहता है, लेकिन मुझे तो लानजान को देखकर डर नहीं लगता है, वो तो मुझे नहीं डराता है। उसने अपने आंसू पोंछे। फिर वो कहता है, वो मेरा लानजान है, मेरा छोटा भाई, चाहे वो जैसा भी है, अब मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। उस दिन के बाद से वांग जी ने भी बहुत कम बोलना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग उसके पास इसलिए आए और उन्होंने उसे चोट इसलिए पहुंचाई क्योंकि उन लोगों ने उसे रोते हुए सुन लिया था। अब उसे क्या पता कि वो उसे इसलिए नहीं मार रहे थे क्योंकि वो रो रहा था, बल्कि वो उन सब से बर्थ से ही अलग है। ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मैडम लैन को जब पता चला कि मार्केट में क्या हुआ तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद तो उन्होंने दोनों लैन ब्रदर्स को अपने पास ज़्यादा रखना स्टार्ट कर दिया। अब वो उनको और भी ज़्यादा स्किल सिखाने लग गई थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों से प्रॉमिस करवाया कि वो हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, और दोनों भाइयों ने भी ये प्रॉमिस किया कि वो हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रेजेंट में नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी जिंगशी के वार्म फ्लोर पर लेटा हुआ था। सूरज की किरणें उसके वाइट फर पर पड़ रही थी। वांग जी को पता है कि उसका ब्रदर अगर उसे ऐसे देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा, लेकिन वो क्या करे जब एल्डर्स ने उसके पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी तो उसे ये सब कुछ करना ही पड़ा। वो सिचुएशन को समझ रहा है लेकिन कोई इसकी बात सुन ही नहीं रहा है, इसलिए उसने खुद को ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया जो बोल ही नहीं सकता है। कभी कभी एक्शन वर्ड से ज़्यादा लाउड होते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वांग जी ने
अपना एक कान उठाकर सुना। वो हार्ट बीट से ही समझ गया था कि दरवाजे पर जरूर शिचिन है। उसने वेट किया। जब वांगजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो शिचिन फिर से नॉक करके कहता है, वांगजी, ये मैं हूँ शिचिन। चलो, क्या तुम्हें लेसन के लिए नहीं जाना? साथ में चलते हैं। वांगजी उठकर बैठ गया था। तभी शिचिन ने दरवाज़ा खोला और वो धीरे से अंदर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र वांगजी के फरी शेप पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो घुटने पर वांगजी के सामने बैठ गया। वो कहता है, वांगजी, कितना टाइम हो गया जो मैंने तुम्हें इस तरीके से देखा है। उसने अपना हाथ आगे किया। वांगजी ने भी एक्नॉलेजमेंट में थोड़ी सी आवाज़ की और अपने हेड को शिचिन के हाथ पे रख दिया। शिचिन उसके फर को सहला रहा था। शिचिन कहता है, लेसन स्टार्ट होने वाले हैं, तुम्हें फिर से ह्यूमन शेप में आ जाना चाहिए। वांगजी ने अपना हेड टेबल की तरफ घुमा दिया, जहाँ पर उसने कुछ पेपर रख रखे थे, जहाँ पर उसने कुछ लिख रखा था। वो वेट कर रहा था कि कब शिचिन उन पेजेस को देखे। शिचिन उन्हें देखकर कहता है, ये क्या है? वांगजी ने अपनी नोज़ से उन पेपर की तरफ इशारा किया, जैसे वो शिचिन को बता रहा हो कि वो उन्हें देखे। शिचिन उठकर उस टेबल के पास गया और उसने वांगजी के पंजे के नीचे से उन पेपर को उठाया और वो उन्हें पढ़ने लगा। उन्हें पढ़ते पढ़ते पैनिक से शिचिन की आंखें बड़ी हो गई। उसने एक बार फिर से उन्हें पढ़ा। फिर वो उन्हें नीचे रखकर वांगजी का चेहरा पकड़कर कहता है, वांगजी, मुझे सच सच बताओ, तुमने ये सब कुछ नहीं किया है? नहीं किया है ना? वांगजी ने अपना चेहरा अपने ब्रदर के हाथों से हटाया और वो जाकर टेबल के नीचे छुप गया। उसने सोचा नहीं था कि ये पढ़कर उसके भाई इतना ज़्यादा डर जाएंगे। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।